नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में, इस शानदार वीडियो में। आज की वीडियो का मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना उन लोगों के बारे में जिन्होंने लोन ले रखा है, सिक्योर लोन। फ़ायदा उनका भी है सुनने के लिए जिन्होंने सिक्योर लोन लेना चाह रहे हैं या ले रखा है। किसी भी तरह का लोन से रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ खास बातें। अक्सर आपने सुना होगा लोन के बारे में कि जब आप लोन लेते हैं और कोई आपको दिक्कत आ जाती है, किन लोन, सिक्योर लोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन जिसके अगेंस्ट आपने कुछ लिया हो, जैसे आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, आपने घर के लिए लोन लिया हो या घर बनवाने के लिए लोन लिया हो, आपने गाड़ी के लिए लोन लिया है, आपने गाड़ी ली है तो वो भी एक सिक्योर लोन होगी। 2 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, या आपने बिजनेस लोन लिया है, बिजनेस लोन भी सिक्योर लोन में काउंट होता है। अगर आपने इस तरह का कोई लोन लिया है जिसकी किस्तें 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी हो, ये सिक्योर लोन, ऐसे लोन जिनके पीछे कुछ है, या प्रॉपर्टी है बनाने के लिए, या आपने ख़रीदने के लिए, आपने फ्लैट लिया हो, घर लिया हो, मतलब किसी चीज़ को लिए आपने, उससे बैंक से हेल्प मांगी कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, आपने लोन लिया। आपने बाइक फाइनेंस कराता है, ये भी सिक्योर लोन होता है। ऐसे लोनों में कभी कभार बहुत से लोगों को दिक्कत आ जाती है किस्तें ना भरने की। तो क्या होता है इन केसों में? क्या होता है, आपको कॉल्स भी आती होंगी, सॉफ्ट कॉल भी आती होंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या होता है ऐसे लोन्स में, अगर आप लेने की सोच रहे हैं या आपने लिया हुआ है। मान लीजिए, देखिए, अगर आप टाइम से किस्तें भरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम से किस्तें भरोगे, बैंक से ईएमआई जाएगी या आपको जाके टाइम से जमा करते हैं, सिंपल सी बात है, लोन पूरा भरा जाएगा, आपको एनओसी मिलेगा और एनओसी से आपका सिविल भी ठीक रहेगा। सिविल में इफेक्ट पड़ता है, सिविल अच्छा रहता है। लेकिन अगर लोन नहीं भर पाए, कुछ महीने दिक्कत आ गई, तब क्या होता है? देखो, एक आधे महीने आती है बीच बीच में तो आप उसको 2 किस्तें भर के भर देते हो। लेकिन एक चीज़ है, अगर ऐसे ही करते करते सपोज़ करो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई बीच में, या कोई दिक्कत आ गई, 3 महीने अगर आपने लोन नहीं भरा, पर्सनल लोन की बात नहीं कर रहा मैं, आपको फिर मैं बता दूं, सिक्योर लोन में अगर 3 महीने आपकी किस्त नहीं गई लगातार, जैसे आपने 5 किस्तें भर दी, 6, 7, 8, ये 3 किस्त नहीं गई, या 5, 6, 7 ये तीनों किस्त नहीं गई, या कोई भी महीने की 3 किस्त अगर तुम्हारी नहीं गई है, तो क्या होता है? जब 3 महीने की किस्त नहीं जा पाती और ना ही आपने इंटरेस्ट भरा होता है, तो बैंक से आपको कॉल आता है सिक्योर लोन में, सर आप अपना लोन की 3 ईएमआई पेंडिंग है, उसको पूरा भर दीजिए विद इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सब लेके भर दीजिए, आपका लोन आगे सही चलेगा। अन्यथा 3 महीने 90 दिन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 महीने या 90 दिन लगातार जब हो जाते हैं, कोई पैसा आप नहीं देते बैंक को, तो बैंक आपको एक नोटिस भेजता है जिसे रिमाइंडर नोटिस भी बोलते हैं। सन 2002 में सरफेसी एक्ट 13(2), फिर से बोल रहा हूँ, 13(2) का नोटिस भेजता है। सरफेसी एक्ट 13(2) ये सन 2002 में इशू हुआ था। इस नोटिस का मकसद क्या होता है? इस नोटिस का मतलब होता है कि आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है। और ये नोटिस भेजता है कौन है? ये कोई कोर्ट नहीं भेजता, बैंक के कुछ लीगल एडवाइज़र होते हैं, बैंक का एक लीगल फार्म होता है, उनका एडवोकेट आपको एक सिंपल सा रिमाइंडर नोटिस भेजता है कि सर आपकी 3 किस्तें पेंडिंग हो गई हैं। अन्यथा 3 किस्तें पेंडिंग होने पे बैंक अपने लीगल एडवाइज़र का सहारा लेता है और आपको एक 13(2) अधिनियम 13(2) का एक नोटिस भेजता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि सर आपका 3 महीने की किस्तें प्लस पेनल्टी प्लस लेट फीस चार्जेस आप ये जमा कर दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट एनपीए में चले जाएगा। एनपीए में चले जाता है तो आप एक डिफ़ॉल्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो 3 महीने, मैं बार बार 3 महीने पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि 3 महीने मत होने दें। अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो, या आपको कॉल आती है, आपको पता है कि आपकी 3 महीने किस्त नहीं गई, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका अकाउंट एनपीए में ना जाए तो आप एक किस्त भी अगर भर देते हैं उनकी, कि चलो मेरे पे पूरा पैसा नहीं अरेंज हो पाया, आप बैंक से बात करके ये कैसे भी अगर एक किस्त भी भर देते हैं तो आपका फिर नॉर्मलाइज अकाउंट हो जाता है। अगर 3 महीने तक लगातार किस्त नहीं आई तो चौथे महीने में वो केस एनपी हो जाता है और बैंक आप पे लीगल अधिकारित करने के लिए फोर्स कर सकता है। बैंक की जो कॉलें आती हैं वो आपको बोलते हैं आपका कुड़की हो जाएगी, आपकी गाड़ी उठा लेंगे, आपका हमें सामान जब्त कर लेंगे। वो अभी नहीं कर सकते, अभी आपको एक सिंपल सा सॉफ्ट रिमाइंडर दिए गए लीगल प्रोसेस से। कॉल पे तो आपको आ ही रहा था कि सर अपनी किस्तें भरें। अगर आप 1 महीने की किस्त भरते हो तो भी आप बाहर हो जाते हो। मान लो 3 महीने होने वाले हैं और चौथा महीना चल रहा है और चौथे महीने की ड्यू डेट नहीं आई,
और आपने उससे पहले एक किस्त भर दी, तो आपकी कितनी किस्त पेंडिंग रह गई? 2, चौथी तो आप भरोगे। तो 3 किस्तें एकदम लगातार पेंडिंग नहीं रहने देनी चाहिए, ठीक है। आप नॉर्मलाइज आपका अकाउंट रहेगा, आप एनपीए में नहीं आएंगे, आप डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे। तो पहला नोटिस तो भेज दिया। अब मान लो 3 महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा है, आपने एक नोटिस आपको आ गया 13(2) का, सेक्शन 13(2), ये एक नोटिस आ गया, आपने इसको इग्नोर किया और इसमें कुछ आपने कार्रवाई नहीं करी, ना किस्तें भरी, ना आपने जवाब दिया। अब क्या होगा? कॉल्स तो आपको आती रहेगी, पेमेंट की डिमांड चलती रहेगी, आपका अकाउंट एनपीए में चले जाएगा। अब बैंक दूसरा एक्शन लेगा। सर नोटिस को कोई भी इसको लाइटली ना ले, मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी राय दूंगा, कभी भी बैंक के नोटिस को, बैंक की कॉल को इग्नोर ना करें, उसका जवाब दें, मेल पे, कॉल पे, आप जैसे भी होते हैं। जब दूसरा नोटिस आता है तो वो 13(4) का नोटिस होता है, उसमें बैंक का रिप्रेजेंटेटिव, मैं फिर बता दूं, बैंक के जो लॉयर हैं वो आपको एक दूसरा नोटिस भेजते हैं 13(4) का। ये 13(4) क्या होता है? पहला जो रिमाइंडर था जो आपको 90 दिन बाद दिया गया था, आपने उसके अगेंस्ट कोई पैसा जमा नहीं किया, उसके अगेंस्ट फिर एक नोटिस आता है 13(4). पहला आया 13(2) का, दूसरा आएगा 13(4) का। 13(4) में साफ साफ लिखा होता है, आपको हमने पहले भी इंटीमेट किया था, सर आपका अकाउंट एनपीए में चला जा रहा है, अगर आप पैसा नहीं देते आपका अकाउंट एनपीए में चला गया। ये नोटिस क्या है? ये नोटिस में हम आपको 60 दिन का टाइम देने, पहले भी 60 दिन का टाइम दिया, 30 दिन का, फिर पहले जो सबसे पहले नोटिस आया था वो कब आया था? 90 दिन बाद, जब आपने 3 किस्तें नहीं भरी। नोटिस के बाद 30 दिन का टाइम मिला, अब इस नोटिस तक आपने पैसा नहीं दिया, फिर 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा, फिर एक नोटिस आएगा 13(4) का। उस 13(4) के नोटिस में लिखा होगा, अगर अब भी आप टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी ये है, पेनल्टी ये है, टोटल ईएमआई इतनी ड्यू है, अगर अब भी आप हमारा पैसा नहीं भरते हैं, बैंक की हेल्प नहीं करते हैं इनको पैसा देने में, तो सर हम आपके जो चीज़ है जिसके अगेंस्ट हमने आपको लोन दिया था, चाहे वो गाड़ी हो, आपका घर हो, या आपने घर के अगेंस्ट कुछ लिया है, तो हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई लेंगे। लीगल कार्रवाई क्या होगी? वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रिक्ट होती है। क्या होती है? वो 13(4) का नोटिस पे क्या एक्शन ले सकते हैं? 13(4) का नोटिस को लेके आपके एसडीएम के पास जाएंगे आसपास, और वहाँ से कंप्लेंट लेके, अगर आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया तो आपकी प्रॉपर्टी सीज भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पे ताला लगा सकते हैं, और एसडीएम भी इनकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपने उनके नोटिस का जवाब नहीं दिया, आप बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो एक उसको होल्ड कर सकते हैं आपके प्रॉपर्टी को। गाड़ी होगी तो कहीं से भी आपकी गाड़ी उठा सकते हैं कि आपके गए, आपको नोटिस का इंटीमेट दिया गया था, आपने पैसा नहीं दिया, तो उसकी आपकी गाड़ी भी उठा सकते हैं। दूसरी बात, इन दोनों नोटिस के अंदर 13(2) और 13(4), इनके अंदर पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं फिर बता दूं, अगर कोई कॉल आता है आपको कि हम पुलिस लेके आ रहे हैं, आपके घर पुलिस भेज रहे हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो ये सब फालतू की बातें, इन पर ध्यान मत देना। होता सिर्फ एक ही चीज़ है, बैंक आपको हर महीने आपको पैसा देना होता है, जब ड्यू रह जाता है तो जब 3 महीने पैसा नहीं आता, 90 दिन पैसा नहीं आता, तो अकाउंट एनपीए में आएगा। एनपीए में आने के बाद बैंक का इंटरनल लॉयर आपको नोटिस भेजेगा 13(2) का। अगर आपने पैसा दे दिया, एक भी किस्त दे दी, तो आप फिर एनपीए से बाहर हो जाओगे। अगर नहीं दिया, फिर बैंक 30 दिन बाद आपको फिर एक नोटिस भेजेगा 13(4) का। अब ये 13(4) पे भी अगर नहीं गया, तब जाके बैंक आपके एसडीएम के थ्रू और से हेल्प लेके आपका सामान जब्त कर सकता है, वो ऑर्डर ले सकता है आपकी गाड़ी उठाने के, आपके घर सीज करने के। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है इसको लाइटली ना लें। मैं फिर बोलूँगा, आपकी दोनों स्थितियाँ ख़राब होती हैं अगर आप बैंक का पैसा रोकते हैं। आपका सिविल ख़राब होता है, सिविल अगर ठीक रहेगा तो आपको भी आगे फ्यूचर में लोन की सारी सुविधाएँ मिली रहेंगी, और आपके बच्चों को भी, क्योंकि पैन कार्ड में फादर का नेम अटैच होता है। तो आज के टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सिविल को बहुत बड़ी चीज़ मानता है। और मैं तो चाहूँगा कि देखो, आज जो आप पैसा रोक रहे हो वो कितना है, आप कंडीशन बैंक से मिलो, बैंक से प्रॉपरली बात करो, विजिट करो। उनको धमकाने से या उनकी बात को लाइटली लेने से कोई फ़ायदा नहीं। जो भी बैंकर आपको कॉल करते हैं, जो कॉलर बात करते हैं, आप उनको ये मैसेज दो, कस्टमर केयर आपके लिए, आप उनसे बात करो, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ये कहाँ लिखित में दूँ, कैसे मेल में दूँ। पॉसिबिलिटी हो मेल पे बात करो, आप मेल डाल सकते हो। बैंक को जब आप एक मेल डालते हो तो रिटर्न होता है, कल को आप पे लीगल एसेट होता था, आप बोल सकते हैं सर ये मेल मैंने किया था, मुझे इसका रिप्लाई आया है, मैंने इस पर। अब क्या, बैंक अगर देखता है कोई आदमी सामने से कोऑपरेट कर रहा है तो बैंक भी उसको पूरा कोऑपरेट करता है। बैंक के साथ लड़ने में सिर्फ कस्टमर का लॉस होता है और किसी का लॉस नहीं होता, क्योंकि बैंक की ट्रेल्स बहुत मायने रखती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, और यही चीज़ सिविल देखता है। सिविल बैंक से कोऑर्डिनेट करता है, ना कि आपसे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी समझदार बने, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लें, और अपने बैंकों का लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो चाहे कैसा भी लोन हो, उसको टाइमली भरे। दूसरी बात,
बैंकों के अंदर जितनी भी ईएमआई जाती है, जो आप ईएमआई भरते हो, कैश में ना देके हमेशा कोशिश कीजिए आप ब्रांच में जाके जमा करें या ऑनलाइन पेमेंट करें उनके लिंक से। और कोई भी कम्युनिकेशन होता है आप उसका रिटर्न में प्रूफ लें, वर्बली पे ना जाए। अगर कोई आपको सेटलमेंट करने के लिए बोलता है, क्लोजर के लिए बोलता है या पार्ट पेमेंट के लिए बोलता है, नोट एन इशू, आप उनकी ऑफिशियल आईडी से मेल पे जो उनको आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके अगेंस्ट आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपकी ऐसी ही लाइक और सब्सक्राइब से मैं ऐसी ही कुछ यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। और अपना नंबर भी, मैं व्हाट्सअप नंबर भी इसमें डालूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए, आपको किसी बैंक का लोन क्लोज कराना हो, कोई एडवाइस चाहिए हो, किसी कार्ड को सेटल कराना हो, उसकी एडवाइस चाहिए हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू, हैव ए नाइस।